you all are doing well and continuously follow our lecture session through YouTube channel. I am Chandrakant Giri. I am an assistant professor, Pragati College of Education, Salbari, Siliguri. Now I am going to discuss about the topic inductive method from first beat unit 3 course 7A pedagogy of mathematics teaching B.Ed second sem. Now I am discussing inductive method. अब लोग पहले से जानते हैं जो टीचिंग के लिए हर सब्जेक्ट का टीचिंग के लिए डिफरेंस टाइप का टीचिंग मेथड रहता है. कभी कभी कुछ मेथड कॉमन रहता है हर सब्जेक्ट के लिए, बट स्पेसिफिक कुछ मेथड रहता है कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए. ऐसे मैथमेटिक्स के लिए भी कुछ कॉमन मेथड रहता है और कुछ स्पेसिफिक मेथड रहता है. नाउ हम लोग डिफरेंट टीचिंग प्रोसेस मेथड के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ इंडक्टिव जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं डिफरेंट टाइप का जो टीचिंग मेथड रहता है, जैसे इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड. मतलब इंडक्टिव मेथड के साथ ही डिडक्टिव मेथड आ जाता है. सिंथेसिस मेथड के साथ साथ एनालिसिस मेथड भी आ जाता है. और स्पेसिफिक मेथड्स के लिए ह्यूरिस्टिक मेथड आता है और प्रोजेक्ट मेथड आता है. प्रोजेक्ट मेथड और डिफरेंट साइंस के लिए भी आ जाता है. ऐसे बहुत सारा मेथड रहता है. अभी हम लोग सिर्फ इंडक्टिव मेथड के ऊपर बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बाद में हम लोग डिडक्टिव मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले इंडक्टिव मेथड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. देखिए इंडक्टिव मेथड मतलब इंडक्टिव लिखा हुआ है, उसका मतलब इस मेथड का बेस होता है इंडक्शन. अब लोग जानते हैं इंडक्शन क्या है. अब लोग ग्रेजुएशन में, अब लोग टीचिंग मैथमेटिक्स में मतलब जो मेथड सब्जेक्ट टीचिंग है, इस मैथमेटिक्स है मेथड सब्जेक्ट. इसमें आप लोग क्या कहते हैं ना, जो मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री कंप्लीट करके और ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करके आप लोग बीएड करने आ रहे हैं, उसका मतलब आप लोग जो रियल एनालिसिस जो पढ़े हैं उसमें आप लोग देखे हैं जो मैथमेटिकल इंडक्शन इस टाइप का एक थ्योरी देखे हैं. तो ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन देखे हैं, इस इंडक्शन इधर है. इस इंडक्शन का मतलब जो इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में तो आप जानते हैं, तो उसका मतलब इंडक्शन क्या है ना. इसमें क्या किया जाता है, जो सम थ्योरी को प्रूव करने के लिए और कुछ जो मैथमेटिक्स को जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं. वो कैसे किया जाता है ना, पहले हम लोग देखते हैं वो 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, देन हम लोग पकड़ लेते हैं वो के मतलब के नंबर के लिए सही है, देन हम लोग प्रूव कर देते हैं k+1 के लिए सही है. तब हम लोग एक कंक्लूजन देते हैं जो n का मतलब n = 1 2 3 मतलब n कोई भी नंबर लेने से वो जो थ्योरम वो काम करता है, मतलब एप्लीकेबल होता है. तो यही होता है हमारा जो इंडक्शन मेथड. इस इंडक्शन के ऊपर बेस करके इंडक्टिव मेथड किया जाता है. इसमें क्या हो जाता है ना, देखिए it is a method of arriving at a formula for a rule or by observing a sufficient number of instances. मतलब क्या है, इसमें क्या है दिखा जाता है ना, कुछ sufficient number of एग्जाम्पल को और पर्टिकुलर जो सिचुएशन इंसिडेंस है मतलब इंस्टेंस है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. देन उधर से एक कॉमन रूल हम लोग निकल लेते हैं, देन एक जनरेशन देते हैं इस मेथड के अंदर. इसमें क्या होता है ना, एग्जाम्पल से हम लोग फॉर्मूला में आते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग थ्योरी में आते हैं. इसमें हम ऐसे बोला जाता है ना, इन दिस मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल. मतलब पार्टिकुलर मतलब एग्जाम्पल मतलब पार्टिकुलर केस, इससे हम लोग जनरल में आ जाते हैं. मतलब जनरल एक कंक्लूजन देख देते हैं, जो ये केस में भी सही हो रहा है, वो केस में भी सही हो रहा है, दूसरा केस में भी, तीसरा केस में भी सही हो रहा है. उसका मतलब कोई भी नंबर ऑफ केस में भी वो सही हो रहा है. उसका मतलब क्या, ये हमारा जनरलाइजेशन हो गया. देन देखिए जो फ्रॉम कॉन्क्रीट इंस्टेंस टू एब्स्ट्रैक्ट रूल, इसमें क्या था ना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब तो देखते हैं हम लोग
पहले तो आप कॉन्क्रीट मतलब जो हम लोग दिखा जाता है, जिसको हमको फीलिंग कर सकते हैं, वो होता है कॉन्क्रीट। इस कॉन्क्रीट से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में मतलब जो हम ये करते हैं, मतलब क्या होता है, हम लोग सोचते हैं जो ऐसे होता है। जैसे आप लोग एक देखे ना, 1 डायमेंशन हम लोग, 2 डायमेंशन हम लोग देखे हैं, 1 डायमेंशन देखे हैं, 3 डायमेंशन भी हम लोग देखे हैं। बट जब 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 8th डायमेंशन, जब मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप लोग पढ़े हैं ना, तो उस टाइप का मतलब एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन में आ जाता है, जो हम लोग देख नहीं पाते, सिर्फ उसको सोच सकते हैं, ऐसा हो जाता है। जैसे उसका मतलब कॉन्क्रीट से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट रूल में जा सकते हैं। उसी तरह सिंपल एग्जाम्पल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला में जाते हैं। इसमें क्या है, सिंपल एग्जाम्पल मतलब हम लोग छोटा छोटा इजी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, देन उधर से एक कॉम्प्लेक्स जनरेशन और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला और कॉम्प्लेक्स थ्योरी बना लेते हैं। और दूसरे क्या होता है ना, फॉर्मूला और ए जनरेशन इज अराइव्ड एट थ्रू ए इंडक्टिव रीजनिंग। मतलब इसमें क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग के द्वारा हम लोग इसको जनरलाइजेशन देते हैं। तो उसका मतलब एक समराइज करके हम लोग इंडक्टिव मेथड के बारे में बताएंगे। तो इसमें क्या होता है ना, इफ वन रूल अप्लाइज टू ए पर्टिकुलर केस and is equally applicable to different similar case, it is accepted as a general rule or formula। इसका मतलब क्या हुआ ना, इसमें हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर केस में एक काम करता है, तो इसी तरह सिमिलर टाइप का और भी कुछ केस में काम कर रहा है। उसका मतलब इसमें हम लोग एक एक्सेप्टेड जनरल रूल और फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं और बना लेते हैं। ये हो गया हमारा इंडक्टिव मेथड। इसमें और भी बात है क्या ना, दिस मेथड हैज बीन फाउंड टू बी वेरी सुइटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। मतलब टीचिंग मैथमेटिक्स के लिए इस टाइप का रूल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप का जो इसलिए डिफरेंट अच्छा रहता है, मैथमेटिकल जो डिफरेंट फॉर्मूला थ्योरम इस थ्योरी के द्वारा बना जाता है। तो इसलिए इस टाइप का जो मेथड मैथमेटिक्स के लिए खूब अच्छा रहता है। और कुछ एग्जाम्पल देके हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। सपोज इंडक्टिव मेथड के द्वारा हम लोग को एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, बाद कुछ थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, सपोज एक एग्जाम्पल दिया जाता है, प्रूव द सम ऑफ द एंगल्स इन ए ट्रायंगल ईच 180 और 2 राइट एंगल। मतलब हम लोग के जो ट्रायंगल में 3 एंगल रहते हैं, 3 एंगल का सम करने से हम लोग को 180 डिग्री मिलता है और 2 राइट एंगल मिलता है। इसको हम प्रूव करेंगे। वो छोटा छोटा बच्चा जो स्कूल में हम पढ़ाएंगे, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इस प्रूव करने के लिए हम लोग इंडक्टिव मेथड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे ना, पहले हम लोग जो स्टूडेंट को बताएंगे, अब लोग डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल तैयार कीजिए। वो जो पेंसिल में उसका पेपर में डिफरेंट टाइप का जो ट्रायंगल ड्रॉ करेगा। देन उसको हम लोग बताएंगे जो 3 एंगल को, हर ट्रायंगल का जो 3 एंगल है उसका मेजर करो, देन उसको सम करो। देन सपोज एक जो चाइल्ड और जो स्टूडेंट 3 और 4 टाइप का एंगल बना लिया, देन उसमें हर एंगल में 3 एंगल को मेजर किया, देन उसको सम किया। उसमें भी देखेगा वो 180 डिग्री हो रहा है, दूसरा में भी देखेगा 180 डिग्री हो रहा है, तीसरा में भी देखेगा 180 डिग्री हो रहा है, चौथा में भी देखेगा 180 डिग्री हो रहा है। सिमिलर टाइप में दूसरा जो स्टूडेंट, सबको हम लोग दे दिया इस काम, देन हम लोग पूछेंगे जो अब लोग ट्रायंगल आग लिया, देन उसका मेजर किया ना, हाँ स्टूडेंट लोग हाँ बोलेगा, देन बोला कि कितना आया, सब लोग बताएगा 180 डिग्री आएगा। देन इधर से हम लोग एक जनरलाइजेशन करेंगे। क्या जनरलाइजेशन करेंगे, जो ट्रायंगल का 3 एंगल का सम करने से हर टाइम 180 डिग्री और 2 राइट एंगल होगा। तो ये क्या होगा, इंडक्टिव मेथड में होगा। कैसे हुआ ना, इसमें हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लेके हम लोग जो ऑब्जर्व किया, देन ऑब्जर्व करके एनालिसिस करके हम एक कंक्लूजन में और एक जनरलाइजेशन किया है। वो क्या है, जो ट्रायंगल का 3 एंगल का सम करने से 180 डिग्री होता है। उसका मतलब एग्जाम्पल से थ्योरम और पार्टिकुलर से जनरलाइजेशन में हम लोग आए। तो ये हो गया हमारा इंडक्टिव मेथड के बारे में हो गया।
इंडक्टिव मेथड का स्टेप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है ना, सिलेक्शन ऑफ ए फर्स्ट जो स्टेप, सिलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ केसेस। मतलब जैसे पहला जो एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस किया था, जो स्टूडेंट लोग को हम लोग बोला जो अब लोग डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ऐसे क्या मतलब दो कि कोई स्टूडेंट 3 4, कोई 5, कोई 3, कोई 2 डिफरेंट टाइप का जो एंगल ड्रॉ कर लिया। उसका मतलब क्या, इसमें हम लोग नंबर ऑफ केसेस मतलब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देंगे। दूसरा में क्या होता है, दूसरा जो स्टेप है ऑब्जर्वेशन ऑफ द केसेस अंडर गिवन कंडीशन। देन वो जो हम लोग केस दिए हैं और जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें हम लोग को ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा उस केस को अंडर गिवन कंडीशन। इसमें क्या कंडीशन दिया गया ना, इसमें कंडीशन दिया गया जो हर जो एंगल है ट्रायंगल का जो 3 एंगल है, हर ट्रायंगल का 3 एंगल को मेजर करो, मेजर करके उसका सम निकालो। ये हम लोग कंडीशन दिया गया, इसके ऊपर वो ऑब्जर्व करेगा। तीसरा जो होता है इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। देन पहले हम लोग केस दिया, देन कुछ कंडीशन के अंदर वो केस ऑब्जर्व करेगा, देन उसको हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड एनालिसिस करेंगे। उसका मतलब कि इधर क्या किया गया ना, जैसे जो वो मेजर करके देख रहा है, जो डिफरेंट मेजर है, हर ट्रायंगल का एंगल का जो है वो मेजर डिफरेंस है, बट उसका सम करने से वो सेम हो जा रहा है। ऐसे करके वो इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड एनालिसिस करेंगे। देन क्या करेगा ना, 4 में फाइंडिंग कॉमन रिलेशन। तो इसमें वो चौथा जो स्टेप है कॉमन रिलेशन को ढूंढेगा। इसमें कॉमन रिलेशन क्या है ना, जो ट्रायंगल का 3 एंगल का सम सेम होता है, कितना होता है ना 180 डिग्री। यही जो रिलेशन है, जो ट्रायंगल का 3 एंगल का सम 180 डिग्री, यही जो कॉमन रिलेशन वो ढूंढ लिया बा फाइंड कर लिया। देन अराइविंग एट जनरलाइजेशन। देन इधर से वो एक जनरलाइजेशन और एक कंक्लूजन तैयार करेगा। क्या कंक्लूजन है ना, वो जो 3 ट्रायंगल का 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कोई भी एंगल का, कोई भी ट्रायंगल का जो 3 एंगल है उसका सम 180 डिग्री होगा। यही द्वारा जो जनरलाइजेशन और कंक्लूजन में आएगा। देन जो 6th स्टेप है वेरीफाई और अप्लाई। जो इसमें जो जनरल कंक्लूजन और जो जनरलाइजेशन किया है, इसको और कोई दूसरा सिचुएशन में वो उसको अप्लाई करेगा। देन वो देखेगा वो वाला जो कंक्लूजन लिया है और जो जनरलाइजेशन किया है वो उसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका मतलब वो उसमें वेरीफाई करेगा और डिफरेंट जो प्रॉब्लम में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में वो उसको अप्लाई भी कर पाएगा। यही हो गया हमारा जो इंडक्टिव मेथड का स्टेप्स। बट अब लोग जानते हैं हर थ्योरी व हर कोई सिचुएशन का, हर कोई चीज का कुछ मेरिट्स भी रहता है, डिमेरिट्स भी रहता है। तो इस मेथड का क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज मेरिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरिट्स का मतलब क्या, लोग क्या क्या इससे मतलब यूजफुलनेस, मतलब ये क्या क्या अच्छा ही है इस मेथड के अंदर, वो होता है हमारा मेरिट्स। तो क्या क्या अच्छा है ना, इट इज लॉजिकल मेथड एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग जब टीचिंग देंगे तो इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट के अंदर जो लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलप होगा। दूसरा क्या होता है, इट एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन लर्निंग। तो इसमें क्या था, इस टाइप का टीचिंग के टाइम अब देखोगे स्टूडेंट लोग मतलब पैसिव की तरह बैठे नहीं रहेगा, वो उसको तो टीचर काम दिया है ना। जो सपोज इसमें जो एग्जांपल प्रीवियस में दिया था, जो कुछ ट्रायंगल ड्रॉ करो,
ट्रायंगल ड्रॉ करो, तो वो ड्रॉ कर रहा है, उसका मतलब क्या, वो एक्टिव में रहता है। पैसिव से बैठ के, जैसे लेक्चर वेक्चर में होता है, जो बैठ के सुन रहा है, सिर्फ कुछ आंसर भी नहीं दे रहा है, कुछ आपको पता नहीं चल रहा है जो स्टूडेंट समझ रहा है न नहीं समझ रहा है, ना उसका अटेंशन दूसरा कोई प्लेस में है, ऐसा सिचुएशन नहीं अराइज होगा, क्योंकि वो एक्टिवली वो काम करना पड़ रहा है उसको। तो इसका मतलब इस मेथड के टाइम वो स्टूडेंट एक्टिव रोल निभाएगा। देन तीसरा जो होता है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या कहते हैं ना, स्टूडेंट के अंदर एक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन का स्किल जो है वो मतलब बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है ना, जैसे जो वो उसको ऐसे एक ट्रायंगल का सम कर देने से वो 180 डिग्री हो जा रहा है, ऐसे नहीं देखेगा, उसका इसमें भी होगा, उसमें भी होगा, उसमें भी होगा, ऐसा है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, और भी ऑब्जर्व करेगा, तो ये अलग अलग जो मेजर आता है, बट सम करने से उसका 180 डिग्री होगा, ऐसे करके वो ऑब्जर्व करेगा। उसका मतलब ऑब्जर्व करने का अपॉर्चुनिटी और एक्सप्लोरेशन करने का अपॉर्चुनिटी इसके अंदर ज्यादा आ जाता है। और चौथा होता है क्या, इट फैसिलिटेट्स मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसमें क्या होता है ना, मीनिंगफुल लर्निंग ज्यादा होता है रोड लर्निंग के, रोड लर्निंग से ज्यादा मीनिंगफुल लर्निंग होता है। क्यों ना, वो उसको समझ में आता है जो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा करके पूरा सिचुएशन को, पूरा जो प्रॉब्लम उसको दिया गया उसका बारे में पूरा उसको जानकारी आ जाता है। उसका मतलब वो ज्यादा दिन उसको याद भी रख पाता है, क्योंकि वो मीनिंगफुल जो लर्निंग में वो सीखता है, तो इसलिए वो ज्यादा टाइम वो रिमेम्बर करके रखता है। ठीक है, तो मीनिंगफुल लर्निंग इसमें ज्यादा होता है। रोड लर्निंग में क्या था, वो तो पूरा सेम चीज को, जैसे कुछ डिफिकल्ट चीज जो उसको समझ में नहीं आता वो रट्टा मारता है, देन एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन होता है, उसमें जाके वो उधर से जो रट्टा मार के जो याद किया है उसको लिख देता है। तो उसमें क्या था, उसका जो मीनिंगफुल लर्निंग में आता है, उसका अंदर वो जो एप्लीकेबिलिटी पावर और रियल सिचुएशन में उसको जो अप्लाई करने का पावर कुछ भी नहीं रहता है। बट मीनिंगफुल लर्निंग होने के टाइम वो जो सीखा है वो रियल सिचुएशन में वो उसको अप्लाई कर पाएगा, यही होता है। और जो फिफ्थ है जो मेरिट्स का, इट एनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये क्या कहते हैं, ये जो महत्वपूर्ण एक चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब वो सोचेगा ना मैं ये कर पाऊंगा, तब वो अच्छा से कर पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा, उसका अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो एक्टिव लर्निंग कर रहा है ना, जो वो खुद बाय हैंड खुद से वो ये वाला थ्योरम या ये वाला जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है, तो उसका मतलब उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस पावर वो बढ़ जाता है। तो ये हो जाता है हमारा इंडक्टिव मेथड का मेरिट। बट मैं तो बताया था जो हर टीचिंग के ऊपर हर कोई चीज में कुछ मेरिट्स रहता है, डिमेरिट्स भी रहता है। जैसे इतना मेरिट्स है उसका डिमेरिट्स भी है। तो डिमेरिट्स क्या है ना, इट इज लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस मेथड। इसका मतलब क्या, ये जो कोई भी एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में हम लोग को जो थोड़ा स्टेप 2-3 स्टेप क्या वो कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं होता है, वो बहुत लेंथी होता है। जैसे इधर में पहले हम लोग सब स्टूडेंट को बोला जो आप लोग एग्जाम्पल लीजिए, मतलब कुछ ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, देन हम लोग बताए उसको मेजर कीजिए, देन उसका सम कीजिए, ऐसे करके बहुत उसका मतलब क्या जो इस जो प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, मतलब ज्यादा टाइम भी ज्यादा वक्त भी लगता है एंड लेबोरियस। दूसरा जो डिमेरिट्स है, दिस मेथड इज नॉट सुइटेबल फॉर हायर क्लास। मतलब इस जो मेथड है हायर क्लास में ये सुटेबल नहीं होता है। जैसे आप जब जाएंगे क्लास मतलब ग्रेजुएशन में, मतलब ग्रेजुएशन लेवल में और मास्टर डिग्री लेवल में, उसमें बहुत सारा थ्योरी रहता है, जिस थ्योरी में हम लोग कुछ एग्जांपल देख के जो जनरलाइजेशन करेंगे और थ्योरी प्रूव कर लेंगे वो आसानी से नहीं होता है। उसका मतलब उस सिचुएशन में हम लोग इंडक्टिव मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। और तीसरा जो होता है, इस एप्लीकेशन इज लिमिटेड टू वेरीफाई फील्ड टॉपिक्स। उसका एप्लीकेशन लिमिटेड होता है, मतलब हर टॉपिक में और हर प्रॉब्लम में और हर क्लास में हर सिचुएशन में हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ टॉपिक है जहाँ पे हम लोग इसको
अप्लाई कर पाएंगे। ये हो गया हमारा डीमेरिट्स के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका यूज और एप्लीकेशन। हम लोग कहाँ पे इंडक्टिव मेथड को हम लोग यूज कर पाएंगे। इंडक्टिव मेथड इज मोस्ट सुटेबल, मतलब इंडक्टिव मेथड जहाँ पे अच्छा काम करेगा वो होता है क्या ना, रूल फॉर्मुलेट करने के लिए, डेफिनेशन फॉर्मुलेट करने के लिए, फॉर्मुलेशन तैयार करने के लिए एंड जनरलाइजेशन और लॉ तैयार करने के लिए हमारा इंडक्टिव मेथड ज्यादा काम करेगा। ये हो गया हमारा जो इंडक्टिव मेथड के बारे में डिस्कशन। इसका जो करस्पॉन्डिंग जो स्टडी मटेरियल्स है मैं आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने अपलोड कर दूंगा। एंड नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग डिडक्टिव मेथड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे।